हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय वेल विशर्स। आप सबका हिंदी की इस क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोगों की कुशलता की मैं तहे दिल से कामना करती हूँ। हम लोग इस समय बीए फाइनल के फर्स्ट पेपर के लिए इस वीडियो में साथ हैं। बीए फाइनल में अभी मैं रघुवीर सहाय पढ़ा रही हूँ। रघुवीर सहाय की 5 कविताएं हमारी किताब में पाठ्य पुस्तक में चल रही है। पढ़िए गीता, इस पर बहुत पहले मैंने वीडियो बनाया था। एक रंग होता है नीला, ये मेरा लास्ट वीडियो था रघुवीर सहाय पर। तीसरी कविता है हमारी हिंदी। चौथी है हंसो हंसो जल्दी हंसो, इस नाम से इनका काव्य संकलन भी है। और 5वीं कविता है राष्ट्रीय प्रतिज्ञा। हमारी हिंदी कविता मेरा आज का टॉपिक है। उसके पहले मैं बता दूं कि रघुवीर सहाय साठोत्तरी कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कवियों में इनका अन्यतम स्थान है। क्या खासियत है इनकी? अगर मैं कहूं कि प्रगतिवादी काव्य से भी ज्यादा मुझे आकर्षित किया रघुवीर सहाय की कविताओं ने, तो ये मैं गलत नहीं कहूंगी। हालांकि तुलना गलत होती है, प्रगतिवाद का अपना महत्व है, लेकिन उन कविताओं में एक अलग प्रकार की राजनीतिक जड़ता आ गई, वो टाइप्ड हो गई। और रघुवीर सहाय ने अपनी कविताओं में उन्हीं विषयों को ज्यादा जमीनी बना दिया, ज्यादा अपना सा बना दिया। भारतीय मतदाताओं की जो स्थिति है, रबर स्टाम्प की तरह 5 साल में एक दिन का राजा, उस पर इनकी रामदास कविताओं की श्रृंखला है। ये एक पत्रकार है, दिनमान और नवभारत टाइम्स का इन्होंने संपादन किया था। अपने समय के कवियों के बीच में ये विवादित भी रहे। निजी कविताओं का आरोप लगा, सपाट बयानी का आरोप लगा, इनकी कविताओं में दुरूहता, दोहराव, शुष्कता का आरोप लगा। लेकिन ये सब आरोप कितने गलत हैं कि आप देख सकते हैं कि जहां पर भी लोकतंत्र हारता है, जहां पर सत्ता नंगा नाच करती है, वहां रघुवीर सहाय अपनी पूरी शिद्दत के साथ हमें याद आते हैं। आज रघुवीर सहाय पहले से अधिक प्रासंगिक है, वो कोट किए जाते हैं। परसाई की श्रृंखला में इनको रखा जाता है। गद्य में परसाई दुर्भाग्य से कभी भी गलत सिद्ध नहीं होते। पता नहीं कौन सी दिव्य दृष्टि से उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की सारी बीमारियों को, बुराइयों को देखा और बयान किया था। रघुवीर सहाय की कविताओं में भी वो सच है। भारत की राष्ट्रभाषा हम हिंदी को मानते हैं। इतने बड़े देश की एक राष्ट्रभाषा का कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा? कैसे अहिंदी भाषी राज्य उसको थोपे जाने का विरोध नहीं करेंगे? ये हम चिंतन मनन करें तो ठीक रहेगा। और कैसे किताबों में, कागजों में ये हमारे लिए राष्ट्रभाषा है, लेकिन कानूनी रूप से हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। लेकिन राजभाषा की सच्चाई से भी हम वाकिफ हैं। आज भी न्यायालयों में, कानून की पढ़ाई में, विज्ञान की पढ़ाई में, तकनीक की पढ़ाई में हिंदी या तो काम में नहीं ली जाती या इतनी कठिन है कि प्रैक्टिकल नहीं है। अंग्रेजी का खौफ है, अंग्रेजी का बोलबाला है, अंग्रेजी का जमाना है। खौफ भी है, जहां पर हम आराम से बात कर रहे हो, जैसे ही कोई अंग्रेजी बोलने लगे तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। रघुवीर सहाय ने खुद ने लिखा है कि अभी एक आदमी मेरे साथ बात कर रहा था जो मेरी जुबान में, जैसे ही वो अंग्रेजी में बोलने लगा मैं डर गया।
थोड़ी सी दूरी सी आ जाती है। हालांकि ये अंग्रेजी का विरोध नहीं है, नहीं जानने की पीड़ा है मेरे लिए। तो भाषाएं आपस में विरोधी नहीं होती है, भाषाओं का कोई लफड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। भाषाएं माध्यम है सभ्यता को, संस्कृति को, आविष्कारों को हम तक पहुंचाने का, इतिहास को, भूगोल को, दर्शन को सब तक ले जाने का माध्यम है भाषा। भाषाएं ज्ञान का संचरण करने के लिए वाहक का काम करती हैं। उनका आपस में झगड़ा नहीं है, झगड़ा राजनीति का होता है, पॉलिटिशियंस का होता है, संस्कृति के झंडा बरदारों का होता है। तो हिंदी की जो दशा है इस देश में, राजभाषा के बावजूद उसकी सच्चाई बयान की है इस कविता में। हिंदी का दिवस मनता है, हिंदी का सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी मास सितंबर। उसी वक्त श्राद्ध पक्ष भी चलते हैं, कुछ लोग कहते हैं हिंदी का श्राद्ध है 14 सितंबर को। उसके लिए अक्सर मैं ये तर्क दिया करती हूँ कि जैसे हमारा जन्मदिन उसी दिन मनता है जिस दिन हम जन्मे हों, प्रतिवर्ष वो दिन हम मनाते हैं, ठीक उसी तरह 14 सितंबर 1949 को हिंदी हमारी राजभाषा के रूप में संविधान में स्वीकृत हुई थी, तो हम वो दिन मनाते हैं। लेकिन इसके इतर सच्चाइयाँ बहुत कठोर, कठिन, लिजी भी कह सकते हैं। कहने और सुनने के लिए हमारे पास बहुत बड़े बड़े दावे और वादे हमेशा होते हैं, लेकिन हकीकत इनसे परे और निर्मम होती है, कुरूप भी होती है। तो इस कविता में इन्होंने उस निर्मम और कुरूप सच्चाइयों पर बात की है। पहले मैं कविता पढ़ूंगी, फिर हम लोग कोशिश करेंगे इसके अर्थ की तहों तक जाने की। हमारी हिंदी एक दुहाजू की नई बीवी है, बहुत बोलने वाली, बहुत खाने वाली, बहुत सोने वाली। गहने गढ़ाते जाओ, सर पर चढ़ाते जाओ, वह मुटाती जाए, पसीने से गंधाती जाए, घर का माल महके पहुंचाती जाए। पड़ोसियों से जले, कचरा फेंकने को लेकर अड़े, घर से तो खैर निकलने का सवाल ही नहीं उठता। औरतों को जो चाहिए घर में ही है। एक महाभारत है, एक रामायण है, तुलसीदास जी की भी, राधे श्याम की भी, एक नागिन की स्टोरी मैं गाने, और एक खारी बावली में छपा कोक शास्त्र, एक खूसट महरिन है परपंच के लिए, एक अधेड़ खसम है जिसके प्राण अकच्छ किए जा सके, एक कुलिया सा आंगन, कई कमरे कुठरिया एक के अंदर एक, बिस्तरों पर चीकट तकिए, कुर्सियों पर गौंजे हुए उतारे कपड़े, फर्श पर ढनकते गिलास, खूंटियों पर कुचैली चादरें जो कुएं पर ले जाकर खींची जाएंगी। घर में सब कुछ है जो औरतों को चाहिए, सीलन भी और अंदर की कोठरी में 5 सेर सोना भी, और संतान भी जिसका जिगर बढ़ रहा है, जिसे वह मासिक पत्रिकाओं पर हगाया करती है, और जमीन भी जिस पर हिंदी भवन बनेगा। कहने वाले चाहे कुछ कहें, हमारी हिंदी सुहागिन है, सती है, खुश है। उसकी साध यही है कि खसम से पहले मरे। और तो सब ठीक है, पर पहले खसम उससे बचे, तब तो वह अपनी साध पूरी करे। एक ही कविता में कितने तीखे व्यंग हैं। फेमिनिज्म है, क्षेत्रीयता है, भाषाई विवाद है, नेताओं की घोषणाएं हैं, बजट के घोटाले हैं, बजट के साथ साथ होने वाली विडंबनाएं हैं। बहुत कुछ है इस कविता में। एक ही कविता में, एक पेज की इस कविता में अर्थ की गहरी पढ़ते हैं कि कैसे हमारी हिंदी बड़ी बड़ी बातें करने के लिए, हिंदी दिवस मनाने के लिए जानी जाती है, लेकिन अगले ही दिन हिंदी बोलने पर 5 रुपये फाइन लगता है बच्चों पर। तो हमारी हिंदी एक दुहाजू की नई बीवी है। जो दुहाजू होता है, जिसकी पहली पत्नी मर गई हो और दूसरी शादी करता हो, वो पहली पत्नी के खोने के बाद में दूसरी पत्नी के नखरे उठा लेता है। अगर पत्नी कम उम्र की है, पति बड़ी उम्र का है और पत्नी थोड़ी सी भी होशियार है, तो उसके नखरे उठाने पड़ेंगे। तो आज़ादी के बाद इस देश में, देश की हालत ऐसे दुहाजू वर्ड जैसी हो गई, जिसमें हिंदी के सिर्फ नखरे उठाए गए, हिंदी ने कुछ किया धरा नहीं। गहने गढ़ाते जाओ, सर पे चढ़ाते जाओ। नई बीवी है, अब आदमी की कुछ ऐन्द्रिक कमजोरियां हैं। रघुवीर साहब कह रहे हैं कि बस वो फरमाइशें करती जाएंगी, आप कहना मानते जाओ।
वो सौदागर मूवी अमिताभ बच्चन वाली जो पुरानी वाली आई थी, कुछ कुछ उस जैसा। वो मुटाती जाए, पसीने से गंधाती जाए, घर का माल मैके पहुंचाती जाए। अब वो कुछ करेगी धरेगी नहीं तो मोटी होती जाएगी, पसीने से उसमें गंध बनी रहेगी और घर का माल मैके। हिंदी दिवस के नाम पर हिंदी, देखिए आपको ऐतराज जिन चीजों पे हो सकता है उसको आप पलट के देखिए कि हिंदी की को रूपक दिया गया है दूसरी पत्नी का, नखराली पत्नी का। हिंदी के नाम पर मोटे मोटे ग्रंथ छपते रहेंगे, उसके नाम पर किताबें लाइब्रेरी के लिए आवंटित होगी, लाइब्रेरी के खांचों में वो सुसज्जित होंगी। आवंटित करने का लाइसेंस पास करने वालों को पैसे मिलते रहेंगे, देश का पैसा बेमतलब की जगह लगता रहेगा। यहाँ पर ये सेंस है, जिसने जिस चीज के लिए फाइल पे साइन कर दिए उचित जगह से पैसा उस अनुचित जगह पे चला जाएगा। काम की किताबें मुफ्त में देने के लिए बजट नहीं होगा, बेकाम की किताबें गत्ते वाली जिल्द में लाइब्रेरी संस्करण के रूप में छपकर महंगे महंगे कीमत पर लाइब्रेरियों में मुंह चढ़ाता रहेगा। पड़ोसियों से जले कचरा फेंकने को लेकर अड़े, आसपास की दूसरी भाषाओं का मखौल बनाए। हरिशंकर परसाई एक बात हमेशा कहते थे कि भाषा को जितना खतरा शुद्धतावादियों से उतना किसी से नहीं है। बहुत बार मुझे लोग टोकते हैं कि आप हिंदी की मैडम हैं और आप स्टेशन बोलती हैं, सिगरेट बोलती हैं, रिक्शा बोलती हैं, बहुत सारे शब्द तो ऐसे बोलती हैं, ट्रेन बोलती हैं। ट्रेन थोड़ी होता है, लोकपथगामिनी होगा। सिगरेट श्वेत धूम्र दंडिका, रिक्शा चालक को बोलेंगे त्रिपाद चालक। ये फुहड़ता है, ये हिंदी का पोस्टमार्टम कर देना है। अगर किसी भाषा को सही से सीखना हो तो उसके लिए उसका व्याकरण जरूरी होता है। और व्याकरण में हिंदी में शब्दों के अलग अलग वर्गीकरण में उत्पत्ति के आधार पर एक वर्गीकरण है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम यानी जो कहते हो जो संस्कृत से काम में ले लिए जाए, जैसे कृषक, घृत, दूर्वा, कपाट इत्यादि। और तद्भव जो मुख सुख के लिए, ये भी व्याकरण का ही नियम है कि बोलने में कठिनाई से बचने के लिए संस्कृत के शब्दों को मुख सुख के लिए थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर प्रयोग में लिया जाए तो संस्कृत का ही है, लेकिन वो तद्भव हो जाएगा। जैसे घृत को घी, दूर्वा को दूब, कृषक को किसान, कपाट को किवाड़, क्षेत्र को खेत इत्यादि। और तीसरा है देशज। देशज यानी देश से जो बना हो, देश यानी लोक संस्कृति, गांव खेतों, हमारे मूल उसका उद्गम का पता नहीं हो, वो शब्द किसने आविष्कृत किया ये पता नहीं हो, लेकिन वो गांवों में, कस्बों में, देहातों में पीढ़ियों से व्यवहृत हो रहा हो, जैसे लोटा, तेंदुआ, फुनगी इत्यादि। और चौथा है विदेशज, यानी विदेश से जय यानी जन्म लेने वाला, विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द। व्याकरण खुद स्वीकार करता है। चाय, चीनी, लीची ये सब चाइनीज शब्द है। बटन, कॉलर, हैट, टोप, टेबल, चेयर, टेबल क्लॉथ ये हम यूज करते हैं, सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। रोमन के 3500 शब्द हमारे यहाँ व्यवहृत हैं। उर्दू, फारसी को तो अगर हम अपनी भाषा से निकाल देंगे तो जिसको आप हिंदी बोलते हैं वो बचेगी ही नहीं। असल में ना हम हिंदी बोलते हैं ना उर्दू बोलते हैं, हम हिंदुस्तानी बोलते हैं। शुद्ध बोलने का टोकने वाले लोगों को कैसे बोलने देखेंगे, कल्पना करना कठिन है। जैसे हम आराम से कह देते हैं मैं नहाकर खाना खाऊंगा, इसको कहना पड़ेगा मैं स्नान करने के उपरांत भोजन ग्रहण करूंगा। ये कितना रोबोटिक मशीनी लगता है। और बड़े लेखक ऐसी खुराफाते करते रहते हैं और उनसे सीखते हैं छुट भैये,
गांव गली के नेता और संस्कृति के झंडा बरदार कह दीजिए, बहुत सामना करती हूँ मैं इन चीज़ों का। तो मुझे लगता है कि उनको नॉलेज नहीं है या वो जानबूझकर ऐसा करते हैं कि एक भाषा एक देश की नहीं होती है। भाषाएं परिसंचरण करती है, गमन करती है, घूमती है। भाषा किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा अर्जित संपत्ति है। एक हिंदी बोलने वाले बच्चे का जन्म अगर यूरोप में होगा, उसके माँ बाप वहाँ रहेंगे, तो जाहिर है वो वहाँ की भाषा सीखेगा। अगर उसके माँ बाप घर में हिंदी या मारवाड़ी बोलते हैं तो वो भाषा सीखेगा, नहीं तो नहीं सीखेगा। ये तो हम अर्न करते हैं, प्राप्त करते हैं और हस्तांतरित होती है पीढ़ी दर पीढ़ी। इसमें शुद्धता का राग अलापना रुग्ण मानसिकता है और इस रूप में हिंदी नहीं बोलने वालों पर लादना और हिंदी को श्रेष्ठ साबित करना गलत है। एक भाषा दूसरी भाषा से न श्रेष्ठ होती है न निकृष्ट होती है, क्योंकि भाषाओं का काम तो है विचार अभिव्यक्ति करना। वो माध्यम है, वो साधन है, उनमें लड़ाइयाँ नहीं होती है। लेकिन फैक्ट ये है कि हिंदी के नाम पे लोग सीना चौड़ा करते हैं, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, खर्चा करेंगे अंग्रेजी की तरफ, नारे लगाएंगे हिंदी के लिए। तो ये जो दुरंगा व्यवहार है, ये जो दोहरी परिस्थितियां हैं, हमारी हिंदी कविता में पूरी तरह से व्यक्त किए इन्होंने। इस कविता को पूरा हम कल के वीडियो में करेंगे। आज हमने आधी पढ़ी और इसकी भूमिका पढ़ी। इस भूमिका पर हमें फिर से चर्चा नहीं करनी पड़ेगी, हालांकि जरा सी देर में कोई चर्चा, कोई कविता पूरी नहीं होती, लेकिन इसको हम आज इतना ही करेंगे। बहुत लंबा वीडियो देखना आपके लिए बहुत कष्टकारी कसरत हो जाती है, ये मैंने देखा है। मैं इतनी कसरत नहीं करवाऊंगी आपसे, आप लोग कम ही देखिए, बने रहिए, देखते रहिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।